हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू यूपीएससी विद्यालय। आपका अपना यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ये चैनल है। मैं आपका मेंटोर, मैं आपका एजुकेटर अमित मोदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो होता है, खास करके एक बिगिनर जो होता है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है कि वो इंडियन पॉलिटी को कवर कैसे करे। तो बहुत सारे लोगों से वो पूछता है, सजेशंस लेता है, और उन सजेशंस में उसे ये मिलता है कि भाई 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ो, 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है वो पढ़ो, फिर लक्ष्मीकांत को पढ़ो, साथ ही साथ में पीएम बख्शी है इसको भी पढ़ो, एंड सो ऑन। बहुत सारा लिटरेचर उसको बता दिया जाता है और वो फिर जब पढ़ना शुरू करता है तो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत ही जो बुक है वो अपने आप में काफी बल्कि बुक है। इसके अंदर हालांकि दिया सब कुछ है। हम इस बुक को रेफरेंस मान के हमारी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीट बुक है, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। हमको क्लास 11, क्लास 12 इन सब को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारे सारे कंसेप्ट यहीं से कवर कर सकते हैं। अगर हम प्रीलिम्स के पुराने पेपर और मेंस के पुराने पेपर को एनालाइज करें तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, लगभग 95 टू 98% क्वेश्चंस जो हैं प्रीलिम्स में हमको डायरेक्टली एम लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगे। एज सच पूरा लिटरेचर हमको एम लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा। इस बुक के साथ हम थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं पीएम बख्शी का, खास करके अगर हम जब बेयर एक्ट की बात करते हैं तो बेयर एक्ट के लिए हम पीएम बख्शी का सपोर्ट ले सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर हम मेंस की बात करें तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ेस हैं वो हमारे लिए काफी काम की होती हैं। तो बस खाली इन्हीं सोर्सेस के साथ अगर हम पढ़ाई करें तो विद इन 2 मंथ्स हम हमारा इंडियन पॉलिटी का सबसे बड़ा जो सेक्शन है प्रीलिम्स के लिए और जीएस पेपर 2 के लिए, हम इसे कवर अप कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी के लिए तो सबसे बड़ा एक चीज और हमारे माइंड में आता है कि सर लक्ष्मीकांत जो है ये बहुत ज्यादा बल्की किताब है, तो क्या पूरा पढ़ना जरूरी है? हाँ भैया, पूरी किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट फ्रॉम लेसन नंबर 1 टिल लास्ट लेसन। क्यों? क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। हम हमारी इस सीरीज में इस पूरी बुक को कवर करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, लेसन बाय लेसन, एक एक करके हम सारी चीजें इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिगिनर हो और आप इंडियन पॉलिटी अच्छे से पढ़ना चाहते हो, कम समय में आप इंडियन पॉलिटी का सिलेबस कवर करना चाहते हो, तो मेरा ये जो सेशन का जो सीरीज अब आने वाला है एम लक्ष्मीकांत के ऊपर, आप इसे पढ़िए, इसे देखिए, साथ ही साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। और एक बार बस खाली इस लेसन को देखने के बाद, इस सेशन को देखने के बाद, इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने इनके वीडियोस देखने के बाद आप बस खाली एक बार, सिर्फ एक बार एम लक्ष्मीकांत को रीड कर लेना। आपका कोई भी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए इंडियन पॉलिटी का जो वेटेज है वो लगभग 15 टू 17 क्वेश्चंस का है। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है, क्योंकि लगभग 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 यानी कि 30% वेटेज ये कैरी करता है। और हम बड़ी आसानी के साथ सिर्फ एक ही किताब को पढ़ते हुए हम यहाँ पर जो है इंडियन पॉलिटी को कवर कर लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर बहुत सारी चीजें हैं, इसको याद कैसे रखा जाएगा? तो दोस्त, कुछ नहीं, जब इस किताब को सिंपली हम लोग पढ़ने वाले हैं तो याद करने की टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप मेरे साथ हर एक वीडियो के एंड तक बने रहो, हर एक वीडियो देखते रहो, नोट्स बनाते रहो। जो जो मैं हाईलाइट करते जाऊंगा बस उतना आप अच्छे से उसे अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो और साथ ही साथ में उनको रिवाइज करते रहो। दैट्स इट, एम लक्ष्मीकांत से इंडियन पॉलिटी पूरा आपका कवर हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमारी एम लक्ष्मीकांत में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव्स हैं यहां से शुरू करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव्स पढ़िए, लेजिस्लेटिव पढ़िए, जुडिशरी पढ़िए, फिर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस और बाकी और चीजों के बारे में जानिए। जरूरत नहीं है कि हम ऐसे करें, हम पेज बाय पेज स्टार्टिंग से भी इस किताब को रीड कर सकते हैं।
पढ़ सकते हैं। जैसे पहला जो चैप्टर है वो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से रिलेटेड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। दूसरा जो चैप्टर है वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तीसरा जो चैप्टर है वो सेलिएंट फीचर्स से रिलेटेड है। सर हम सेलिएंट फीचर्स हम याद तो कर लेंगे पर हमें समझ में कैसे आएंगे? यस, सही है, सही सवाल है, सही क्वेश्चन है। अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ लोगे, एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ लोगे, सारी चीजों के बारे में पढ़ लोगे, तो आप जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ही ब्रीफ में जान ले सारी चीजों को और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो हम हमारे इस वीडियो में, इस सेशन में यही सारी चीजें करने वाले हैं। और आज का जो हमारा सेशन है ये शुरू होता है जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो लेसन नंबर 1 है उससे, एम लक्ष्मीकांत की बुक में। आई होप आप सभी के पास एम लक्ष्मीकांत का बुक होगा, और अगर नहीं है तो आप परचेस कीजिए इस किताब को, हार्ड कॉपी परचेस कीजिए, बहुत जरूरी है ये बुक। हार्ड कॉपी से पढ़ा कीजिए, समझने के लिए वीडियोस आप देख सकते हैं। वेल, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जो शुरुआत की गई वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर की गई, पर नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जैसे ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तब से ही जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हो जाती है। तो क्या उसके पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई चीज नहीं थी? क्या हमारे पास कोई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पहले भी जो भी किंग्स थे, रूलर्स थे, वो सब कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो है अपने एम्पायर को रन करते थे, अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, या अपने उस पर्टिकुलर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे, जिसमें किंग एक सेंट्रल फिगर होता था। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ये कुछ मोनार्क टाइप का सिस्टम था। अगर हम मॉडर्न सेंस की बात करें तो मॉडर्न सेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत जो है ये ब्रिटेन में होती है। और यस, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तब हमारे अपने साथ वो इंडिया के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आई। तो हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम सारी चीजें यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से ड्यूरिंग द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल एंड द ब्रिटिश रूल में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए। हालांकि देखा जाए तो ये जो चैप्टर है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग वाला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला, ये पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हिस्ट्री में भी अगर आप पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इंग्लिश कंपनी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये चैप्टर्स आपको वहां पर मिलेंगे और बहुत ज्यादा फैक्चुअल और बहुत ज्यादा डिटेल में ये वहां पर समझाए गए हैं। पर पॉलिटी के लिए तब चूंकि शुरुआत भी यहीं से होती है तो इन ब्रीफ हम लोग ये सारी चीजें हम चैप्टर में जानने वाले हैं। सो वेल दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये स्टैब्लिश की गई 1600 एडी में इन इंग्लैंड, जब क्वीन एलिजाबेथ जो थी, क्वीन थी उस टाइम पर इंग्लैंड की, उन्होंने इंग्लिश कंपनी को एक चार्टर दिया ईस्ट से ट्रेड करने के लिए। इसे पर्टिकुलर उस टाइम पर ईस्ट को ओरिएंटल कहा जाता था, या ओरिएंटल नेशंस ये कहा जाता था। अब ईस्ट किस से? भाई लंदन है, लंदन से एक लाइन सीधी खींची गई, वर्ल्ड के मैप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जो लंदन के ईस्ट में आता है उसे ईस्ट कहा जाता है और जो वेस्ट में आता है उसे वेस्ट कहा जाता है। तो इसीलिए इस इंग्लिश कंपनी को ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए परमिशन ग्रांट की गई, इसीलिए, और जो कंपनी बनी इसीलिए इसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। अब भाई क्वेश्चन ये उठता है कि सर जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है तो वेस्ट इंडिया कंपनी भी थी क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई नहीं थी, क्योंकि इंडिया ईस्ट में लाई करता है। ठीक है ना। अब देखा जाए तो जब इंग्लिश पीपल इंडिया में आए 1600 एडी के अराउंड पर, तो उस टाइम पर इंडिया में कौन रूल कर रहा था? उस टाइम पर इंडिया में रूल कर रहे थे मुगल्स। कौन रूल कर रहा था? मुगल्स रूल कर रहे थे। तो नाउ अब जो ये मुगल्स हैं इनके टाइम पर अब देखा जाए तो 1600 एडी के अराउंड में अकबर का रूल था, कंटेम्पररी था अकबर। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो देखो एक ये फैक्ट बना। ऐसे ही चीजें हमको फैक्ट्स याद होते हैं, इसी तरीके से हम लोग याद कर पाते हैं, क्वेश्चन भी ऐसे ही बनता है। तो आपको भी इन्हीं सब चीजों पर, छोटी 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 इन्हीं सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। वेल, तो जब अकबर के टाइम पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो जब इंडिया में आए,
कंपनी बनी, लेकिन जो ऑफिशियल्स इंडिया में आए तब तक अकबर की डेथ हो चुकी थी और जहांगीर जो ये मुगल एम्परर था तब मुगल्स का काफी जो है स्ट्रांग होल्ड था। लेकिन 1707 एडी के बाद, 1707 एडी हमने क्यों लिया, क्योंकि इस टाइम पर औरंगजेब की डेथ हो जाती है और उसके बाद में मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है, इस चीज का एडवांटेज लेकर के जो इंग्लिश कंपनी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ट्रेड करने के लिए आई थी, वो कंपनी एक पॉलिटिकल पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दो बैटल्स आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, 1757 का बैटल ऑफ प्लासी और 1764 का बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में इंग्लिश कंपनी वर्चुअल मास्टर बनती है ऑफ द इंडियन टेरिटरीज, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद में दे बिकेम द फुल फ्लेजेड मास्टर, और कंपनी जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक पॉलिटिकल पावर में। 1765 में बाय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, आई थिंक ये सारे टर्म्स आपने हिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये टर्म्स आप लिखते जाना, आप नोट डाउन करते जाओ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव इस ट्रीटी को साइन करते हैं विथ मुगल एम्पर शाह आलम, और वहां से उनको मिलते हैं दीवानी राइट्स, मींस राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू मुगल एम्पर से इनको मिल जाते हैं। और फिर 1858 में होती है सिपॉय म्यूटनी, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द ब्रिटिश क्राउन। तो ये कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन अगर हम देखें 1765 से लेकर के अभी तक का जो सिनेरियो है, मींस टिल 1947, इसे दो फेज में डिवाइड किया गया है। पहला जो फेज है वो शुरू होता है 1765 से, या इन शॉर्ट देखा जाए 1773 से, और ये जाता है 1857 तक, इसे कंपनी रूल कहा जाता है। और दूसरा जो फेज है वो शुरू होता है 1858 से और जाता है 1947 तक, ये जो है ब्रिटिश क्राउन का फेज है। और इन्हीं दोनों फेजेस में इंडिया के अंदर ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए, मींस इंडिया के अंदर जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ब्रिटिशर्स ने उसे स्टैब्लिश किया। वेल देखा जाए तो इन 1946 एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी फॉर्म होती है और 26 जनवरी 1950 में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आ जाता है। और अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो जितने भी बेसिक फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पॉलिटी के अंदर, वो सब के सब ब्रिटिश रूल से लिए गए हैं। जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, गवर्नर का रोल है। हालांकि ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं जाकर के इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश रूल से इन्फ्लुएंस्ड है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कंपनी रूल की हम बात करते हैं तो 1773 से लेकर के 1857 तक जाता है। उसमें ढेर सारे एक्ट पास किए गए, जिसमें सबसे पहला जो एक्ट था दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये सबसे पहला एक्ट था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन टेरिटरीज को रेगुलेट करने के लिए पास किया। उसके बाद लगभग लगभग 8 ऐसे एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट है, अमेंडिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786, 1793, 1813, 1833, 1853। तो इस तरीके से ये 8 एक्ट जो है कंपनी के ड्यूरेशन में, कंपनी के रूल में बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ये पास किए गए। हर एक एक्ट में कुछ ना कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, पॉलिटिकल पावर्स को और स्ट्रेंथन किया गया ऑफ द इंग्लिश कंपनी इंडिया के अंदर। और जो हम देखते हैं कि किस तरीके से लॉ बनाए जाते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाते हैं, कैसे एग्जीक्यूटिव्स वर्क करते हैं, किस तरीके से काउंसिल्स होती हैं, किस तरीके से लेजिस्लेटिव पर्पस से जैसे लॉ बनाए जाते हैं एंड सो ऑन, ये सारी चीजें मॉडर्न सेंस में दोस्त, ऐसा नहीं कि पहले इन सबको पता नहीं, पहले इंडिया में इन सब चीजों के बारे में किसी को पता नहीं था, बिल्कुल था। लेकिन मॉडर्न सेंस की हम बात करें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो ये सारी चीजें जो है यहीं से शुरू होती है। हालांकि डेमोक्रेसी जो है ये स्टैब्लिश्ड नहीं हुई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस ड्यूरेशन में ये 8 एक्ट पास किए गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर ये 8 एक्ट है, 8 एक्ट, सर हमको 8 के 8 एक्ट याद रखने पड़ेंगे, हमको पढ़ने पड़ेंगे? अरे ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। हमको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं और कुछ बेसिक बेसिक चीजें हमको इसमें से पढ़नी है।
और वो भी इसीलिए जाननी है, क्यों? क्योंकि यहीं पर जो डेवलपमेंट्स हुए वही एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। तो हमें जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका रेफरेंस यहीं से कहीं से भी ड्रॉ करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हालांकि इन एक्ट को डिटेल में अगर हमको पढ़ना है तो वो हमारे हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से ब्रिटिश क्राउन के टाइम पर 1858 से लेकर के 1947 तक ये एक्ट पास किए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे क्वींस प्रोक्लेमेशन और द एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ये भी कहा जाता है। साथ ही साथ में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड देन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें हमको यहां से जाननी है। और इन सारे एक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट है दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अब हम एक एक करके इन सारे एक्ट का कुछ ब्रीफ में जो चीजें हैं वो देखना स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, यहां पर घबराने की कोई बात नहीं है कि सर आपने तो 15 एक्ट गिना दिए। 15 एक्ट, अरे बाप रे बाप। नहीं भैया, हमको ज्यादा से ज्यादा इनमें से सिर्फ 15 पॉइंट्स निकालने हैं। यस, वन लाइनर्स, सिंगल लाइनर्स, 15 पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा इसमें से निकलने वाले हैं, जो कि हमारे इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देगा। बिल्कुल, हमारे इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देगा। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद एक बार अगर आप अपने इस लेसन 1 को, चैप्टर 1 को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के चैप्टर को अगर आप पढ़ते हो, कहां से? लक्ष्मीकांत से, तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। हालांकि ये चीजें आपको फिर से हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है, पर वो थोड़ा ज्यादा डेप्थ में जाएंगी, डिटेल में जाएंगी। हम लोग इतना डेप्थ में यहां पर नहीं पढ़ेंगे। सो वेल दोस्तों, हम पहले एक्ट से शुरू करते हैं, द रेगुलेटिंग एक्ट। यस, द नेम इटसेल्फ सेज रेगुलेटिंग। इसे कहा क्यों गया रेगुलेटिंग एक्ट? क्योंकि ये कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए था। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से दीवानी राइट्स मिले, कंपनी ने रूल करना शुरू किया और कंपनी को एक पॉलिटिकल पावर में पहली बार रिकॉग्नाइज किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाय पासिंग दिस एक्ट। 1773 में ये एक्ट पास किया गया, जो कि 1774 में फोर्स में आया। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, इनेक्ट हुआ 1773 में और फोर्स में आया 1774 में। ये इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हो जाता है, हमको इसे याद रखना है। ये एक्ट इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। इस एक्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलेट करना शुरू किया, कंपनी को पहली बार एज अ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी की तरह रिकॉग्नाइज किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि अब जो कंपनी है, अभी तक कंपनी क्या थी? ट्रेडिंग कंपनी थी, वो ट्रेड करती थी। उसको जो राइट्स मिले थे 1600 के चार्टर से, वो क्या मिले थे? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के राइट्स दिए गए थे। लेकिन इस एक्ट से, क्योंकि वो टेरिटोरियल पावर बन गई थी, बहुत सारे वॉर लड़े, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू राइट्स ये सब ले लिए उन्होंने, सब उनको मिल गए फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज। और यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस कंपनी को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी दे दिए। बोला कि हाँ भाई, अब आप पॉलिटिकली जो है कब इंडियन टेरिटरीज को जो है गवर्न कर सकते हो। यहां पर इस एक्ट के थ्रू जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी गई, यानी कि यहां पर अगर हम देखा जाए तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पूरी की पूरी जो टेरिटरीज हैं, ब्रिटिश टेरिटरीज, वो देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अथॉरिटी के द्वारा ही एडमिनिस्टर की जाएगी। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है या कोई क्वेश्चन आता है, कोई स्टेटमेंट आता है और ये कहा जाता है दैट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो देखो दोस्त, इस एक स्लाइड से हमको सिर्फ एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट मिला कि ये पहला स्टेप है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अफेयर्स को, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए जो है इस एक्ट को पास किया। बहुत सारे सरकमस्टांसेस हैं जिनके कारण ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसे पास किया गया, जैसे दीवानी राइट्स लेना,
फिर डबल गवर्नमेंट सिस्टम, यस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम वाज देयर, रॉबर्ट क्लाइव का जो था, फिर कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनके पास इनॉर्मस वेल्थ का होना, ये सारी चीजें आपने हिस्ट्री में आई थिंक पढ़ रखी होंगी। इसलिए कहा जाता है कि पहले हिस्ट्री पढ़ो और उसके बाद में पॉलिटी पढ़ो, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अलग से भी पढ़ सकते हो। सॉरी गाइस। ठीक है, बैंक करप्ट हो गई कंपनी, उसने लोन से डिमांड किया एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब जो प्रोविजन था, भाई एक्ट तो बन गया, एक्ट पास हो गया, पास होने में जब एक्ट बना तो उसमें कुछ प्रोविजंस थे, तो सबसे पहले इंग्लैंड में कुछ चेंजेस लाए गए। जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनका जो क्वालिफिकेशन था वोटर्स का, उसे इंक्रीज कर दिया गया। सॉरी गाइस। जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनको अब 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाने लगा, पहले वो एक ही साल के लिए इलेक्ट होते थे। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स कर दिए गए, जिसमें से 1/4 हर साल रिटायर होंगे, और डायरेक्टर्स जो जितनी भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हैं वो सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने प्रेजेंट करेंगे। किसके सामने प्रेजेंट करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने वो उसे प्रेजेंट करेंगे। सो वेल दोस्तों, इंडिया के अंदर जो चेंजेस हुए, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया गया, गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई। क्या बनाई गई? गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई। जो गवर्नर जनरल थे या जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको बाद में दबा बोल दिया गया कि वो अब गवर्नर जनरल कहलाएंगे ऑफ बंगाल। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। हर एक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर हुआ करता था। तो इस एक्ट से इन तीनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर के ऊपर एक और गवर्नर बैठा दिया गया, जिसे कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो सिंगल पर्सन था, इनके साथ में 4 मेंबर और जोड़ दिए गए। तो ये क्या बन गया? 5 मेंबर का एक बन गया ग्रुप। क्या बना ये बना 5 मेंबर का एक ग्रुप, 5 मेंबर्स का। इनमें से जो 4 मेंबर्स थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लैवरिंग, मॉनसून एंड बेरबल। नहीं भी याद रखोगे पॉलिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर इतना ध्यान रखना कि 5 मेंबर की एक बन गई क्या? काउंसिल। काउंसिल मींस एक बॉडी। क्या काम है इस काउंसिल काउंसिल का, बॉडी का? गवर्न करना। किसे गवर्न करना? इंडियन टेरिटरीज को गवर्न करना। वॉरेन हेस्टिंग ये थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये हुआ, ये काउंसिल बना दी गई। यहां था सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन स्टोन रखने का जो है सिलसिला चालू हुआ। यहां पर सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की गई एक कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट आज वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो तो बाद में स्टैब्लिश किया गया, लेकिन फॉर गवर्निंग द ब्रिटिश लॉ 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की गई, जिसमें लॉर्ड इम्फे थे पहले जज। इस एक्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल जो थे, उनकी जो काउंसिल थी उनके पास पावर, गवर्नर जनरल के पास खास के पावर नहीं थी। अब उनको जो भी डिसीजन लेने हैं मेजोरिटी से लेने हैं। कैसे लेने हैं? मेजोरिटी से, यानी कि एक गवर्नर जनरल हो गए, 4 उनकी काउंसिल हो गई, 5 में से जो भी मेजोरिटी होगी 5 की, 5 में से उन्हीं का ही वही फैसला इंप्लीमेंट किया जाएगा। गवर्नर के पास किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं था। अब जब गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है और कुछ काम गवर्नर करना चाहता है और उसकी काउंसिल नहीं मान रही है, मेंबर्स और नहीं मान रहे, या 3 मेंबर्स की अलग से लॉबी बन गई, तो क्या होगा? क्लैशेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से रन नहीं करेगा। और यही चीज यहां पर भी हुई। यहां पर गवर्नर जनरल की काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट भी तो स्टैब्लिश की गई। सुप्रीम मींस उच्च सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सबसे टॉप पर जो जुडिशरी बॉडी है वो स्टैब्लिश की गई। तो भैया आप गवर्नर जनरल की काउंसिल के रूल्स चलेंगे या सुप्रीम कोर्ट के? यहां पर भी कोई भी डिमार्केशन नहीं किया गया। जो प्रॉपर थे लॉ, कौन सा सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्टर करेगा, वो भी डिमार्केट नहीं किया गया। क्या क्वालिफिकेशंस जो है, या जो इंग्लैंड में वोट के लिए दी गई, तो वहां पर जो रिच क्लास थी इंग्लैंड के अंदर, उनके पास पूरी कंपनी का कमांड पहुंच गया, और सोवरेनिटी जो थी क्राउन की कंपनी के ऊपर, वो बिल्कुल भी नहीं रही। यहां पर अभी भी कंपनी अपने मन मुताबिक काम कर रही थी। तो ये क्रिटिसाइज यहां पर किया गया, लेकिन ये एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एज सच कुछ भी एक देखा जाए तो शुरुआत यहां से शुरू हुई। पार्लियामेंट जैसा या लेजिस्लेट जैसा या लॉ बनाना कुछ भी एक शुरू होता है। वन मैन रूल से, भाई किंग हुआ करते थे, किंग ने कह दिया कि भाई हमें अटैक करना है तो करना है ना। किंग ने कह दिया कि ये टैक्स लेवी करना है तो करना है।
तो इस टाइप के एक सिस्टम को एक कोलिजिएट रूल या कोलिजियम रूल से जो है रिप्लेस किया गया। भाई काउंसिल बनाई ना अभी 5 मेंबर की, गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनी ना, एक गवर्नर जनरल और उनके 4 मेंबर, तो इस टाइप से एक कोलिजिएट रूल को स्टैब्लिश किया गया। ये इस एक्ट का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो बेटर सिस्टम गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर एक्ट ने स्टैब्लिश करने के लिए पहल करी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहां पर जो है ये एक्ट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, कारण क्या था? कारण यही था दोस्त कि जो ऑफिशियल्स थे दे वर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सीन। इंडियन कंडीशंस, उनके नेचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने इन फीचर्स को सिर्फ और सिर्फ इम्पोज किया। क्या किया? सिर्फ और सिर्फ इम्पोज किया ऑन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसीलिए ये एक्ट जो है ये फेल कर गया। अब भाई जब एक्ट फेल किया है तो कहीं न जो भी जहां पर भी लूप होल्स आए हैं, जो भी फेलियर पॉइंट्स हैं, उनको रेक्टिफाई करना चाहिए। और इस रेक्टिफिकेशन के लिए एक एक्ट पास किया गया, दैट इज द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। यानी कि 1773 का हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसे 1781 के एक्ट से अमेंड कर दिया गया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसे डिफाइन किया गया। यही प्रॉब्लम थी ना कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा लॉ चलेगा, जुरिस्डिक्शन कहां कहां पर रहेगा। तो ये चीजें जो है यहां पर डिफाइन कर दी गई। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। अपने कोई भी काम के लिए, कोई भी एक्ट जो उन्होंने किया है ऑफिशियल कैपेसिटी में, उसके लिए वो उनके अंडर में नहीं आती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा के इनहेबिटेंट्स के ऊपर रहेगा। लोकल लॉज और कस्टम्स को ही कंसिडरेशन में लेकर के जो है ये किया जाएगा। अब आती है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। मिस्टर पिट, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा मेजर था। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो चेंजेस किए वो इंग्लैंड के स्ट्रक्चर में किए। इस एक्ट से एक तरीके से देखा जाए तो डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो स्टैब्लिश कर दिया गया इन इंग्लैंड। इंडिया में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, पर इंग्लैंड में सबसे ज्यादा चेंजेस इस पर्टिकुलर एक्ट से रजिस्टर किए गए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें 6 मेंबर्स थे। अभी तक हमारे पास क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये सारा फाइनेंशियल मैटर, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, सारा पॉलिटिकल मैटर, सब कुछ ये डील कर रहे थे। और रिपोर्ट किसको दे रहे थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। पर इस एक्ट से, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ले लिए गए। सिविल फंक्शंस, मिलिट्री फंक्शंस, रेवेन्यू फंक्शंस, इन सब को डील करने के लिए बना दिया गया क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों यही चीज इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एक्ट से याद रखने के लिए कि सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स जो है ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ले लिए गए और 6 मेंबर्स का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करे। कंपनी की टेरिटरीज को गवर्न करने का अब कोई राइट उनके पास नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो दो ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है ये इंग्लैंड के अंदर स्टैब्लिश कर दिया गया। द वर्ड इटसेल्फ सेज डुअल गवर्नमेंट। दो गवर्नमेंट जो है ये यहां पर जो है यहां पर वर्क कर रही है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए और ये बाकी सारे मैटर्स के लिए। ठीक है, यानी कि जो कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उन्हें सेपरेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। ये चीज ध्यान रखने वाली है, ये चीज याद रखने वाली है। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे आपको बताते जा रहा हूं आई थिंक आप वैसे वैसे नोट करते जा रहे हो या मार्क करते जा रहे हो अपनी किताब के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों बुक, बस सिर्फ ये लेक्चर्स देखते जाओ और कुछ नहीं। ये लेक्चर्स देखते जाओ, पूरी किताब हम 2 महीने के अंदर कवर कर देंगे। इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल की काउंसिल को रिड्यूस कर दिया गया, अब 3 मेंबर हो गए। पहले क्या था? पहले 1+4 थे, इसे हटा दिया गया, अब 1+3 कर दिए गए। ठीक है, 3। और गवर्नर जनरल एक प्रोमिनेंट पोजीशन में आ जाते हैं। इस एक्ट ने कंट्रोल इंक्रीज कर दिया प्रेसिडेंसीज के ऊपर, जो प्रेसिडेंसीज गवर्नमेंट थी। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी,
देन उसके बाद में देखा जाए तो वो मद्रास प्रेसिडेंसी, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के बाकी अदर दोनों प्रेसिडेंसीज के ऊपर जो कंट्रोल है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इस एक्ट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ये पहली बार नाम दिया गया कंपनी की टेरिटरीज को इस एक्ट के अंदर। यानी कि पहली बार कंपनी ने पहली बार ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो कंपनी के पास टेरिटरीज थी, जो उन्होंने एक्वायर करी थी, उन्हें कहा गया ब्रिटिश पोजेशंस, यानी कि वो ब्रिटिश का पार्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आता है। थोड़ा सा अमेंड किया गया 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर, पिट्स एक्ट, अगेन पिट्स ने इसको पास किया और लॉर्ड कॉर्नवालिस को एम्पावर किया गया कि वो अपनी ही काउंसिल को ओवरराइड कर सके। कमांडर इन चीफ का जो पोजीशन है वही गवर्नर जनरल को दे दिया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, अब ये वर्ड लिखा है चार्टर। सर अभी तक तो हमने अमेंडिंग एक्ट पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, चार्टर नहीं पढ़ा। चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर का इन शॉर्ट मतलब होता है राइट्स, अधिकार। तो ये एक्ट कंपनी के अधिकारों के लिए पास किया गया। कंपनी को 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि उनको एक नया लाइफ मिल गया, एक उनको लीज दे दी गई, यानी कि उनकी जो मोनोपोली थी ट्रेड की वो और 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। तो सर क्या पहले से थी ये मोनोपोली? बिल्कुल थी ना। 1600 में भी तो एक चार्टर एक्ट पास हुआ था, भूल गए हैं? क्वीन एलिजाबेथ वन ने ये दिया था कि कंपनी के पास पूरी मोनोपोली है ईस्ट के साथ ट्रेड करने की। तो 1793 में अब ये कंपनी को हर 20-20 साल में जो है ये एक्ट, मतलब ये जो परमिशन है ये रिन्यू करानी पड़ेगी। ठीक है, ये रिन्यू होगी। गॉट इट? क्लियर है ना? ऐसा क्यों किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने? भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी तो हुआ था ना। खैर वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर तब मैं आपको बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में। खैर अभी हमारे पॉलिटी के हिसाब से सिर्फ ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए यहां से बढ़ी और इंडियन रेवेन्यूज के ऊपर अब आ गया पूरा प्रेशर। जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो सैलरी है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की सैलरी है, वो सब अब इंडियन रेवेन्यूज से जाएगी। क्राउन डाइवर्ट कर सकता है सारे रेवेन्यूज को डिफेंस के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए। ठीक है, गवर्नर जनरल एम्पावर्ड है, अगर वो एब्सेंट है तो एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के लिए। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस इस एक्ट से लाए गए। 1813 में, यानी कि ठीक 20 साल बाद, 1793 से ठीक 20 साल के बाद एक और चार्टर एक्ट पास किया गया। लॉर्ड मिंटो वन वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। फिर से 20 साल के लिए उनको एक्सटेंशन मिल गया। लेजीज फेयर यानी कि फ्री ट्रेड, ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टैब्लिश किया गया। फ्री जब ट्रेड है तो मोनोपोली क्या हुई? खत्म हो गई? नो, बिल्कुल मोनोपोली कंपनी की एंड कर दी गई। ट्रेड मोनोपोली जो थी कंपनी की, इसे एबॉलिश कर दिया गया। मिशनरीज को पहली बार परमिशन मिल गई कि वो इंडिया में आके प्रीच कर सके और 1 लाख रुपए का जो फंड है ये प्रोवाइड किया गया फॉर द एजुकेशन ऑफ द इंडियन, जिसकी जिम्मेदारी इंग्लिश कंपनी की थी। फिर 20 साल के बाद एक और चार्टर एक्ट आया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स गवर्नर जनरल को दे दिए गए। इन शॉर्ट पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से हो गया सेंट्रलाइज्ड। यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये स्टैब्लिश कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब कहा जाने लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनकी जो पर्टिकुलर काउंसिल थी उसे कहा जाने लगा इंडियन काउंसिल। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हुआ। देखो ये तीसरा या चौथा पॉइंट होगा दोस्तों जिस पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, क्वेश्चन यही आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The word Indian Council has been used for the very first time in the Charter Act of 1833. अब दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में तो हमने कभी ये इंडियन काउंसिल के बारे में जिक्र नहीं देखा, किसी भी किताब में भी नहीं दिया गया। भाई ये लिखा हुआ है, यहीं पर लिखा हुआ है। अब हम उस स्टेटमेंट को गलत कराएंगे, है ना? हमको याद आएगा इंडियन काउंसिल तो 1861 में कुछ आया था, 1892 में कुछ बना, उसे इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है। पर नहीं भैया, पहली बार इंडियन गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट है
क्योंकि उनकी जो काउंसिल है उसे इंडियन काउंसिल ये टर्म ये दिया गया बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। समझ गए? ये होते हैं छोटे छोटे ट्विस्ट, ये होती हैं छोटी छोटी चीजें, बारीक बारीक चीजें जो हम भूल जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार भाई क्या हुआ। अब इस एक्ट ने कहा कि जो जितनी भी कंपनी की टेरिटरीज है इंडिया में वो सब हिज मेजेस्टी के ट्रस्ट में होंगी। मींस ब्रिटिश क्राउन का लगभग लगभग एक तरीके से डायरेक्ट रूल आ रहा था। हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स, उनके जो भी वंश अधिकारी होंगे और जो भी उनके सक्सेसर उन सब के ट्रस्ट में ही, उन सब के बिहाफ पर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क करेगी। गवर्नर जनरल को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दिए गए। अब जो एक्ट्स बनेंगे, यानी कि अब जो भी एक्ट है, पहले क्या होता था, जो एक्ट वो बन के आते थे कहां से, वो बन के आते थे ब्रिटेन से, लेकिन अब एक्ट सब इंडिया के अंदर बनेंगे। जो भी पहले एक्ट्स बने उनको रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन अब जो बनेंगे वो सारे एक्ट होंगे, यानी कि एक लेजिस्लेचर लॉ बनाने के जैसा कुछ एक सिस्टम जो है ये स्टैब्लिश किया गया। अब भाई लॉ बनाना तो लीगैलिटी भी चाहिए, तो इसके लिए एक लीगल मेंबर भी चाहिए, है ना, एक लीगल मेंबर भी चाहिए। तो पहली बार एक चौथा मेंबर ऐड किया गया लॉर्ड मैक्विले लेजिस्लेटिव वर्क के लिए, जो 3 एग्जिस्टिंग मेंबर थे। देखो, पहला गवर्नर जनरल, उसके बाद में 4 मेंबर जुड़े, कहां से, 1773 के एक्ट से। ठीक है, कहां से जुड़े, 1773 के एक्ट से। फिर एक मेंबर और 3 मेंबर 1784 के पिक्ट एक्ट से। अब 1 + 3 + 1 ये है हमारा लॉ मेंबर, ये है हमारा लॉ मेंबर। ठीक है, लेकिन ये अभी टेम्पोररी है ना, ये अभी टेम्पोररी है। इसका काम क्या है, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ लॉ से रिलेटेड चीजों पर, यानी कि जो भी लॉ, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं उन सब के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी एडवाइस प्रोवाइड करना। तो देखो दोस्तों, अभी तक क्या था, अभी तक जो पर्टिकुलर गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके पास थे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। लॉ वो लोग नहीं बनाते थे, लॉ तो बन के आता था ब्रिटेन से, लेकिन अब जो लॉ मेकिंग पावर है, लॉ मेकिंग पावर है, वो अब इंडियन काउंसिल को दे दी गई। किसे दे दी गई, इंडियन काउंसिल को, जो कि इंडिया के अंदर है, यानी कि अब वो लॉ खुद बना सकते हैं इंडिया के लिए। गॉट इट? दो दैट वाज द कंपनी अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन वो इंडिया के लिए लॉ खुद एज पर द सिचुएशंस वो बना सकते हैं। अब देखो, अगर इसको हिस्ट्री से रिलेट करोगे ना, 1833 में ही ऐसा क्यों आया, उसके पहले क्यों नहीं आया, वो पहले भी तो ऐसा बोल सकते थे। तो 1833 तक आते आते लगभग लगभग 70-75% इंडिया के ऊपर तो ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल बना ही चुके थे, है ना, ये चीजें। गॉट इट? तो ये है हमारा आज का जो पार्ट है। अभी तक हमने सिर्फ 1833 के एक्ट तक से पढ़ा। इसके बाद हम अगले वीडियो में ये जानेंगे 1853 का एक्ट, 1833 के एक्ट से और क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, ये चीज। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।